अजीत डोभाल का कन्विक्शन लेवल क्या है? कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। कॉकपिट के रास्ते से आगे जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, यात्रियों तक जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बना था। आतंकवादी घटनाओं में इनका नाम संलिप्त है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस दुनिया में हो रहे ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अजीत डोभाल में खुले में ये बात कही थी। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. दुश्मन के घर में इतना व्यस्त कर दो कि उसके पास इतना समय न हो कि वो आपके बारे में सोच सके। आज के दौर का भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। दर्शकों, बात करेंगे ग्रेट स्पाई, ग्रेट जासूस, भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की। जी हां, ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक फिल्म आई है और उसने डोभाल साहब के किरदार को इस कदर सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल जो भारत की डॉक्ट्रीन है उन सब में डोभाल साहब तय कर रहे हैं कहां क्या होना है, कहां क्या नहीं होना है। अजीत डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इनके कर्तव्य, इनके कारनामे दुनिया से छिपे नहीं हैं, लेकिन जिस रूप में धुरंधर में दिखाया गया है वो ये बतलाता है कि अजीत डोभाल का कन्विक्शन लेवल क्या है। ये खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है। कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर, और धुरंधर में अजीत डोभाल का किरदार प्ले किया है आर माधवन ने, और जिस बारीकी से अजीत डोभाल के किरदार को दिखाया गया है उसमें कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जैसे IC-184 कांधार हाईजैक, संसद का हमला, मुंबई हमला, और उस दौरान अजीत डोभाल का किरदार, अजीत डोभाल का किरदार क्या सोचता है। IC-184 कांधार हाईजैक के बारे में तो खुद अजीत डोभाल कह चुके हैं कि मैं उस समय उसी जगह मौजूद था। जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बना था। कांधार हाईजैक, IC-184, उस दौरान पूरे निगोशिएशन में अजीत डोभाल उस निगोशिएशन टीम का हिस्सा थे, बल्कि लीड कर रहे थे। अजीत डोभाल ने उस समय की सरकार से यह भी कहा था कि अगर आप मुझे 2-3 दिन और दे दें तो हमें किसी भी आतंकी को छोड़ने की जरूरत नहीं है और हम हमारे तमाम यात्रियों को सही सलामत वापस ले जा सकेंगे। लेकिन सरकार पर इस कदर दबाव था कि सरकार अजीत डोभाल की इस बात को नहीं मानी। उसी दौरान के एक किस्से को फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है, जिसमें अजीत डोभाल कॉकपिट के रास्ते से, जैसा कि उन्होंने खुद भी बताया हुआ है, कॉकपिट के रास्ते से आगे जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, यात्रियों तक जाते हैं और यात्रियों से बातचीत भी करते हैं। और उसी दौरान वो बतलाते हैं कि मैंने भारत माता की जय के नारे लगाए, लेकिन यात्रियों में से किसी ने भी पलटकर नारा नहीं लगाया। मेरे लिए ये चीज़ चौंकाने वाली थी। दरअसल फिल्म में वो दिखाया गया है कि आतंकियों ने यात्रियों की तरफ बंदूक तान दी थी और यही कारण था कि किसी भी यात्री ने अजीत डोभाल की बात का जवाब नहीं दिया। हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहाँ पर थे, कि आप लोग आज़ाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बना था कि ये लोग इतने डरे हुए थे। अब आप समझिए, एक इतना बड़ा स्पाई और जिसके अंदर जो है मातृभूमि, राष्ट्र प्रेम इस कदर भरा हुआ है कि वो कांधार में हाईजैक प्लेन के अंदर भारत माता की जय के नारे लगाता है, आतंकियों के सामने नारे लगाता है, लेकिन सामने से जब वो जवाब नहीं आता है तो ये बात अजीत डोभाल को चुभ जाती है कि आखिर वहां सैकड़ों यात्री थे, वो जब जवाब नहीं देते हैं तो उनको इस बात का बुरा लगता है।
इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि अजीत डोभाल जब यात्रियों से मिलकर वापस जा रहे होते हैं, वहां एक व्यक्ति है जो अजीत डोभाल से यह कहता है, यहीं पड़ोस में रहते हैं, गूदे भर का दम हो तो गूदे भर का जोर लगा लेना और जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। अजीत डोभाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे आर माधवन, एके सान्याल के रूप में जो दिखाया गया, जो एक्सप्रेशन है, संभवतः वो सब चीज अजीत डोभाल भूले नहीं होंगे। जी हां, अजीत डोभाल को एक व्यक्ति ने उस प्लेन में ये कहा था कि हेलो, गूदे भर का जोड़ हो तो जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। वो बात अजीत डोभाल कभी नहीं भूले और वो बात कही थी इस व्यक्ति ने। IC-184 को जिन हाईजैकर्स ने हाईजैक किया था और मसूद अजहर को छोड़ने की मांग की थी, उनमें से एक व्यक्ति ये भी था जिसका नाम है जहूर मिस्त्री। जहूर मिस्त्री ने ही फिल्म में दिखाए गए उस हिस्से को कहा था कि भाई साहब, हिम्मत हो तो जो करना हो कर लेना, हम पड़ोस में ही रहते हैं। अजीत डोभाल ये कभी भी नहीं भूले। दर्शकों, मेरे पीछे लगी ये तस्वीरें और इनमें जो आतंकवादी आपको दिखाई दे रहे हैं, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इनकी मौत हुई है। पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में ऐसे लोगों की मौत हो रही है जिसमें अज्ञात हमलावर आते हैं और उनको कत्ल करके चले जाते हैं। ये अधिकतर लोग भारत में आतंकवादी घटनाओं में इनका नाम संलिप्त है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस दुनिया में हो रहे ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और ये सब के सब भारत में मोस्ट वांटेड हैं। ये बड़ा इत्तेफाक है कि वो लोग जो भारत की आतंकी घटनाओं में जिनके नाम हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर कोई अननोन गनमैन है जो कत्ल कर दे रहा है। दर्शकों, धुरंधर अगर आपने देखी है तो अजीत डोभाल का किरदार प्ले कर रहे आर माधवन एक बात कहते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि एक बढ़िया जासूस होने के लिए सबसे पहले इंसान के अंदर होना चाहिए सब्र और दूसरी तेज आंखें। अगर आपके अंदर सब्र है और आपकी आंखें तेज हैं तो जो चीज आप आज नहीं कर पा रहे, कल को आप कर सकेंगे। क्योंकि फिल्म में एक और चीज दिखाई गई है जिसमें बतलाया जाता है कि अजीत डोभाल के जो सहयोगी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि देखिए, कुछ लोग जो हैं भारत के मिनिस्टर्स हैं, उन पर इस तरह की बात आ रही है कि इन लोगों ने जो करेंसी नोट्स होते हैं उसका सौदा ISI से किया है। इस पर अजीत डोभाल का किरदार निभा रहे अजय सान्याल के रूप में आर माधवन का किरदार ये कहता है कि कोई बात नहीं, तमाम सबूतों को इकट्ठा करो, क्या पता कल को कोई ऐसी सरकार आ जाए जिसको देश की चिंता हो, जिसको राष्ट्र की चिंता हो, और फिर वो मौका शायद अजीत डोभाल के पास आता है जो आज के दौर को जब आप खंगालेंगे, आज के दौर को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर फिल्म और हकीकत कितनी आसपास है। क्या है अजीत डोभाल की डॉक्ट्रीन? क्या है वो डॉक्ट्रीन जिसने पाकिस्तान को परेशान करके रखा है? एक दौर में अजीत डोभाल में खुले में ये बात कही थी। Because in the defensive mode, you throw 100 stones on me, I stop 90. Still, 10 hurt me, and I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks. जी हाँ, डिफेंसिव ऑफेंस, इसकी बात अजीत डोभाल लंबे समय से करते रहे हैं कि दुश्मन के घर में इतना व्यस्त कर दो कि उसके पास इतना समय ना हो कि वो आपके बारे में सोच सके। अगर आप पर 100 पत्थर फेंके जा रहे हैं तो हो सकता है आप 99 को खुद को बचा लोगे। अगर आप डिफेंसिव मोड में हो, 99 से खुद को बचा लोगे, लेकिन एक आध पत्थर आपको लगा तो आपको चोट लग जाएगा। लेकिन जहां से ये पत्थर आ रहे हैं उसी जगह को अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फिर आप पर आने वाला हर खतरा पहले ही टाल दिया गया। यही तरीका है अजीत डोभाल का जो शायद आजकल भारत कर रहा है, और धुरंधर में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने
एक बेहतर सरकार और बेहतर प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया और तब तक उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया, सब कुछ बर्दाश्त किया। आपने देखा कि धुरंधर में यह भी दिखाया गया है कि जो किरदार है हमजा मीर का, वो बकायदा ये दिखाया गया कि 26/11 के दौरान भारत का एक असेट जो है उस दौरान कंट्रोल रूम में मौजूद था। आप ये समझिए ये कितनी मुश्किल बात है किसी स्पाई के लिए, किसी जासूस के लिए, कि उसके देश में आतंकी हमला हो रहा है लेकिन वो मजबूर है आतंकवादियों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, आतंकवादियों के साथ नारे लगाने के लिए। लेकिन उस सब्र का, उस धैर्य का और खुली हुई आंखों का क्या भारत को नतीजा मिला, हम इस पर आएंगे। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि धुरंधर में जो कुछ दिखाया गया है, आप जब हाल फिलहाल के वारदातों से, घटनाओं से जोड़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा ये फिल्म हकीकत के बिल्कुल करीब है। जो अजीत डोभाल का किरदार है, और आपको पता है कि अजीत डोभाल की उम्र 80 से ज्यादा हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर से एनएसए के रूप में अजीत डोभाल का चयन किया, जबकि अजीत डोभाल रिटायर होना चाहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को मनाया कि नहीं, अभी आपको मैं नहीं जाने दे सकता। दर्शकों, अभी हाल फिलहाल जिस समय सिनेमा घरों में अजीत डोभाल का किरदार ये कह रहा है कि हम एक ऐसी सरकार का इंतजार करेंगे जो राष्ट्रभक्ति वाली होगी, राष्ट्र के साथ होगी, हम वो इंतजार करेंगे। ऐसे में बांग्लादेश से एक खबर आती है, बांग्लादेश से एक खबर आती है, उस्मान हादी नाम का एक व्यक्ति जो भारत का नक्शा गलत तरीके से पेश करता है, जो 7 सिस्टर्स को जो है बांग्लादेश का हिस्सा बना देता है, भारत के खिलाफ कट्टरपंथी बयानात देता है, वो उसके खिलाफ क्या कुछ हुआ है, एक सीसीटीवी देखिए। यह सीसीटीवी बांग्लादेश से आया है। एक उस्मान हादी नाम का व्यक्ति जो एंटी इंडिया है, 24/7 भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करता है। 2 लोग बाइक से आते हैं और ये ई रिक्शा में जा रहा होता है। बताया जाता है कि इसको हेडशॉट मारा है और कहानी खत्म हो गई है। इसीलिए जब आप धुरंधर देख रहे हैं और जब धुरंधर का अगला पार्ट आएगा तो आपको ये बताया जाएगा कि आज के दौर का भारत, जिसमें फिल्म के क्लाइमेक्स में रणवीर सिंह ने कहा है कि आज के दौर का भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, उसका असल मतलब क्या है। दर्शकों, पिछले 5-7 सालों में अगर आप पाकिस्तान में मर रहे आतंकवादियों की लिस्ट निकालेंगे जो भारत में आतंकी वारदातों में शामिल रहे, तो मैं एक एक करके कुछ नाम पढ़ता हूं और ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। सैफुल्लाह खालिद सिंध में मारा गया 2025 में, लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, भारत में कई बड़े अटैक्स का प्लानर था। अबू कताल सिंधी था, 2025 में झेलम के किनारे हाफिज सईद का करीबी, जम्मू कश्मीर में कई अटैक्स में इसका हाथ बताया जाता है। मुफ्ती शाह मीर बलूचिस्तान में मारा गया, आईएसआई से जुड़ा हुआ है, स्पाइंग और टेरर सपोर्ट के लिए जाना जाता है। रज़ाउल्लाह निजामनी अबू सैफुल्लाह जिसका नाम था, 2025 सिंध में मारा गया, लश्कर तैयबा का था, आरएसएस हेडक्वार्टर अटैक 2006 का मास्टरमाइंड था। मौलाना काशिफ अली खैबर पख्तूनख्वा में इसको निपटा दिया गया, लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल फ्रंट लीडर था। शाहिद लतीफ 2023 सियालकोट में मारा गया, जैश-ए मोहम्मद का था, 2016 पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड था। मुफ्ती कैसर फारूक 2023 कराची में मारा गया, लश्कर तैयबा हाफिज सईद का करीबी था। रियाज अहमद अबू कासिम 2023 पीओके में मारा गया, लश्कर तैयबा 2023 धंगरी अटैक, रजौरी वाले अटैक का मास्टरमाइंड था। मौलाना जियाउर रहमान कराची में मारा गया 2023 में, लश्कर तैयबा का था। दाऊद मलिक 2023 नॉर्थ वजीरिस्तान, जैश-ए मोहम्मद मसूद अजहर का करीबी था। बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। जहूर मिस्त्री कराची 2022 में इसको निपटाया गया, IC-814 का हाईजैकर था। जी हां, IC-814 का वही हाईजैकर जिसने अजीत डोभाल को यह कहा था कि यहीं पड़ोस में रहते हैं, गूदे भर का जोड़ लगा लो,
जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। 2022 में जहूर मिस्त्री के पास 2 लोग आते हैं, हेडशॉट मारते हैं और सामने से तस्वीर लेकर के चले जाते हैं। बताया यह जाता है कि ऐसे ऐसे करीब 30 से 32 आतंकियों को पाकिस्तान में अलग अलग शहरों अलग अलग समय पर ऐसे ही 2 लोग आते हैं, कोई नाम नहीं जानता, किसी कैमरे में नहीं दिखते, कहीं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती, आईएसआई पागल हुए जा रही है, लेकिन वो आते हैं, काम तमाम करके हवा की तरह गुम हो जाते हैं। दर्शकों, फिल्म में यह दिखाया गया है कि किस तरह से अजय सान्याल यानी अजीत डोवाल का जो किरदार है वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कैसे कराची के अंडरवर्ल्ड में अपना व्यक्ति, अपना आदमी, अपना स्पाई इन्फिल्ट्रेट करा देता है, घुसा देता है। और बाद में उस कराची अंडरवर्ल्ड को मेरे ख्याल से जब धुरंधर पार्ट 2 आएगी उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से कराची अंडरवर्ल्ड को भारत का एक स्पाई हैंडल कर रहा था। आप जब इस कहानी के आगे जाएंगे और जब दिमाग लगाएंगे तो शायद आपके समझ में आएगा। एक वक्त में जो ये व्यक्ति है, जो दाऊद इब्राहिम जिसका नाम है, जिसके जरिए आईएसआई ने मुंबई अंडरवर्ल्ड, मुंबई का बॉलीवुड से लेकर देश में तमाम आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, और आईएसआई जब मुंबई अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम को कंट्रोल करने लगी, उस समय देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास दाऊद इब्राहिम का कोई जवाब नहीं था, दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का कोई जवाब नहीं था। तो क्या अजीत डोभाल ने जो फिल्म में दिखाया गया है, क्या हम ये माने, क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि फिल्म हकीकत के बेहद करीब है। फिल्म कहने को ये बता रही है कि भाई तमाम जो है संयोग समझिएगा, अगर किसी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति या फिर घटना से इसका संबंध होता है तो, लेकिन फिल्म हकीकत के इतने करीब है। फिल्म के एक एक चीज पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको वो सही घटनाओं से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। फिल्म के जितने पात्र हैं वो हकीकत के इतने करीब हैं कि हर व्यक्ति फिल्म देखने के बाद घर तक कहानी लेकर के आ रहा है और उस पर सोचने विचारने को मजबूर हो रहा है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, जब कराची के अंडरवर्ल्ड में अजीत डोभाल अपने उस आदमी को भेज देते हैं और जब फिल्म में अजीत डोभाल का किरदार कह रहा है कि इंतजार करो, सब्र करो और आंखें खुली रखो, शायद आज के दौर का भारत उसी सब्र का, जो सब्र हमने बहुत लंबे वक्त तक किया है, उसी सब्र के रूप में वो आंखें खुली रखने को लेकर जो कहा गया, यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर या फिर कनाडा में, दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी जो भारत के खिलाफत करने की सोचता है, भारत के खिलाफ भारत के टुकड़े करने की सोचता है, उसको उसकी सोच से पहले ठिकाने लगा दिया जाता है। अननोन लोग आते हैं, वो अनजाने चेहरे जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई चेहरा नहीं है, वो आते हैं और ऐसे दुश्मनों का खात्मा करके चले जाते हैं। तो सवाल यह है कि जो फिल्म नहीं, फिल्म कहने को तो बचने के लिए आदित्य धर ने लिख दिया भाई संयोग है, प्रयोग है, जीवित और मृत व्यक्ति से कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आदित्य धर की धुरंधर फिल्म से ज्यादा एक डॉक्यूमेंट्री लग रही है कि सब कुछ हूबहू रख दिया है। जो हो रहा था वो भी रख दिया, जो हो रहा है आज के दौर में वो भी रख दिया। सवाल है कि क्या अजीत डोभाल की डॉक्ट्रिन में मुंबई बॉलीवुड, मुंबई अंडरवर्ल्ड का जवाब अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और आईएसआई को कराची अंडरवर्ल्ड से दिया। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।